नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शाह बोले, ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती है। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। तेल संकट पर पीएम मोदी की बड़ी अपील। फारस की खाड़ी में फंसा जगवसंत जहाज पहुंचा भारत। अमेरिका ईरान युद्ध में यमन के हूतियों की एंट्री। रूस 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा, 1 अप्रैल से बैन शुरू। हड्डी ने खोला 1 लाख साल पुराना फैमिली ड्रामा। डूबते रुपए को बचाने के लिए आरबीआई का इमरजेंसी एक्शन। धुरंधर जैसा असली हमजा वहां गूंगा बनकर रहा। प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें पहुंचेंगी? गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। शाह ने कहा, इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है। ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तुड़वा लेती है, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती है, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ गए हैं। मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ममता के सिर में चोट लग गई थी, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले उनके पैर में चोट लगी थी। उधर टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शनिवार को उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां कई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और उद्घाटन दोनों का अवसर उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने उद्घाटन का श्रेय जनता को दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें सांसद बनाया, उसी उत्तर प्रदेश की पहचान अब इस भव्य एयरपोर्ट से जुड़ गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर और फरीदाबाद सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों और राजनीतिक दलों से बड़ी अपील की। दरअसल पश्चिमी एशिया में बने युद्ध जैसे हालात के बीच देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत के मसले को लेकर काफी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इस कारण प्रशासन और सरकार को अलग प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तेल की जमाखोरी जैसी स्थिति बनती दिख रही है। इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एकजुट होकर संकट का सामना करने की अपील की है। पश्चिम एशिया संकट के बीच रसोई गैस लेकर एक और जहाज गुजरात के जामनगर में डीपीए कांडला के वडीनार बंदरगाह पहुंचा है। कांडला बंदरगाह पहुंचने के बाद एमटी जगवसंत जहाज की तस्वीर पहली बार सामने आई है, जिस पर 47,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लदी हुई है। वडीनार बंदरगाह पर लंगर डालकर खड़े जगवसंत जहाज पर से गैस को दूसरी जहाजों के जरिए उतारा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध में अब यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की है, जो ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से इस तरह का पहला हमला है। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने शनिवार को विद्रोहियों की अल मजीरा टीवी पर इसकी घोषणा की। सरी ने कहा कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते और प्रतिरोध के सभी मोर्चों पर आक्रामकता बंद नहीं हो जाती। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए है। नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। निर्यात रोकने से चीन,
तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ सकते हैं। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर असर कम होगा क्योंकि वह पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल खरीदता है। विज्ञान की दुनिया में टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं है, लेकिन रूस के साइबेरिया की चागिरस्काया गुफा से मिले एक निएंडरथल के अंगूठे की हड्डी ने वैज्ञानिकों को लाखों साल पीछे खींच लिया है। एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला है कि इस गुफा में 10,000 साल के अंतर पर रहने वाले दो अलग अलग निएंडरथल आपस में दूर के रिश्तेदार थे। यह खोज साबित करती है कि ये आदि मानव एक ही इलाके और एक ही खानदान से सदियों तक जुड़े रहे। भारतीय मुद्रा के मूल्य में आ रही ऐतिहासिक गिरावट ने भारतीय रिजर्व बैंक की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार को रुपया पहली बार 94 प्रति डॉलर के स्तर के नीचे गिरा। रुपए को और ज्यादा टूटने से बचाने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए आरबीआई ने अब कुछ सख्त कदम उठाए हैं। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा में लेन देन करने वाले अधिकृत बैंकों को एक कड़ा निर्देश जारी किया है। नए नियम के मुताबिक बैंकों को दिन के अंत तक रुपए में अपनी ओपन पोजीशन को 100 मिलियन डॉलर तक सीमित रखना होगा। आसान भाषा में कहें तो बैंक अब रुपए की गिरती कीमतों का फायदा उठाकर डॉलर की बड़ी जमाखोरी या सट्टेबाजी नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि सभी कॉमर्शियल बैंकों को यह रोजाना लिमिट 10 अप्रैल तक हर हाल में लागू करनी होगी। बाजार की स्थिति को देखते हुए इस लिमिट को आगे और भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त धुरंधर जहां सिनेमा घरों में धूम मचा रही है और देश भर से तमाम फैंस और फिल्मी दिग्गज इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं काफी लोग इस फिल्म की कहानी पर सवाल उठा रहे हैं। काफी लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा बताकर इसकी कहानी को फैंटेसी बता रहे हैं। फिल्म की आलोचना करने वाले को ऐसा लग रहा है कि इसकी कहानी में हमजा अली मजारी जैसे किरदार केवल डायरेक्टर के दिमाग का फितूर है। हालांकि अब भारत सेना के अधिकारी ने खुद सामने आकर बताया है कि धुरंधर और धुरंधर 2 में दिखाया गया लीड हीरो यानी रणवीर सिंह का हमजा अली मजारी वाला किरदार कितना सच्चा है। भारत में सेना में रह चुके मिलिट्री बैकग्राउंड से कर्नल भूपिंदर शाही ने रियल हमजा की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कहानी में कितनी ऑथेंटिसिटी है। कर्नल भूपिंदर शाही ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह और आदित्य धर की धुरंधर जैसे प्रोजेक्ट में कहानी को लेकर मार्गदर्शन किया है। हाल ही में विजय विक्रम सिंह के साथ हुई बातचीत में शाही ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर पर्दे के पीछे छिपी रियल कहानी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस फिल्म में खुफिया सच्चाइयों को बारीकी से दिखाया गया है। आईपीएल 2026 की शुरुआत आज से होने जा रही है। पहले मैच में शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी का सामना एसआरएच से होगा। यह मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। 65 दिनों तक चलने वाले इस क्रिकेट के महाकुंभ को लेकर कयासों का दौर भी चालू हो चुका है। फैंस प्लेऑफ के लिए अपनी अपनी पसंद बताने लगे हैं। इसी कड़ी में 7 क्रिकेट पंडितों ने भी प्लेऑफ के लिए अपनी अपनी पसंदीदा 4 टीमें चुनी हैं। इनमें मुंबई इंडियंस और आरसीबी की टीम सब में शामिल है। वहीं पंजाब भी ज्यादातर क्रिकेट पंडितों की पसंद है। जो टीम इन 7 में से किसी ने नहीं चुनी वो है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। इन 7 क्रिकेट पंडितों में संजय बांगर, पीयूष चावला, अभिनव मुकुंद, इयान बिशप, फैफ डुप्लेसिस, अंबाती रायुडू और एरॉन फिंच शामिल हैं।